हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्रेम। आईआईटी जेम फिजिक्स की सीरीज में आज हम क्वांटम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने ये जाना है कि क्वांटम पार्टिकल का ड्यूल नेचर होता है, यानी कि इट एक्ट एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। सो कोई क्वांटम पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इसका मतलब एक वेव उसके साथ जो एसोसिएटेड है, ठीक है, वो इस तरीके से मूव करने लग रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसकी कुछ एनर्जी है और इसका कुछ मोमेंटम है। ठीक है, सिमिलरली इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी है, इट हैज सम वेवलेंथ। ठीक है, एंड इट हैज आल्सो प्रोपेगेशन कांस्टेंट k, इट्स वैल्यू इज 2π/λ। ठीक है, अब हर एक क्वांटम पार्टिकल, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन होता है। ठीक है, ये वेव फंक्शन सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन किए रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस रेंज के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या है। ठीक है, इसी तरीके से किसी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी डायनेमिक वेरिएबल की, जैसे पोजीशन हो गया या फिर एनर्जी है, इस तरीके से वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मोमेंटम, फोर्स, क्या मिनिमम एनर्जी होगी पार्टिकल की, ये सब चीज़ें हम वेव फंक्शन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। पर इस वेव फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करें? अगर मुझे एनर्जी पता है तो मुझे पोटेंशियल और वेव फंक्शन मालूम हो जाएगा। अगर मुझे पोटेंशियल और वेव फंक्शन पता है तो मुझे एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरीके से एक रिलेशन होता है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई, ई और वी के बीच में, यानी कि वेव फंक्शन, एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसकी सहायता से आप वेव फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। या कोई भी दो क्वांटिटीज अगर आपको पता चल जाती हैं तो थर्ड क्वांटिटी आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब यहां पर ये जो पोटेंशियल है, ठीक है, ये क्वांटम पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड है, ये हो सकता है कि टाइम पर डिपेंड करने लग रहा हो या टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा हो। इसी के बेसिस पर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन दो टाइप्स के अंदर कैटेगराइज की गई है। वन इज कॉल्ड स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, सो वन इज टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जिसका यूज हम तभी करेंगे जब पोटेंशियल जो होता है क्वांटम पार्टिकल का, वो टाइम पर क्या करे, डिपेंड करे। नेक्स्ट है टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि अगर ये पोटेंशियल टाइम पर डिपेंड नहीं करने लग रहा है तो फिर हम यूज करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसकी सहायता से आप वेव फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, एनर्जी या फिर पोटेंशियल, किसी भी क्वांटिटी को, अगर आपको दो क्वांटिटीज यहां से पता है तो। ठीक है, सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसे डिराइव करते हैं। सो लेट मी डिस्कस टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन फर्स्ट। टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि क्वांटम पार्टिकल किसी स्पेस के अंदर मूव नहीं कर रहा है, बल्कि ये कि किसी डायमेंशन से एक्स एक्सिस के अलोंग ये पार्टिकल जो है वो मूव करने लग रहा है, यानी कि यहां पर मैं वन डायमेंशनल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलोंग वन डायमेंशन क्वांटम पार्टिकल मूव करने लग रहा है। इसका कुछ वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है, एसोसिएटेड विद दिस मैटर वेव, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, और इसके साथ एसोसिएटेड एक प्रोपेगेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2π/λ। ठीक है, और ओमेगा मान लीजिए यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो हम यहाँ जानते हैं कि जो वेव है, ठीक है, किसी भी ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहा हूं, ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सो यहाँ पर देखिए, वेव फंक्शन साई इज रिप्रेजेंटेड एज a e⁻ ωt माइनस ऑफ kx। इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। This is the representation of the wave function, or you say that the traveling wave displacement in terms of omega and k. ठीक है, that means angular frequency and propagation constant। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपने देखिए क्या फाइंड आउट करना है। यहां पर आप ये देखिए कि एनर्जी और इसका जो मोमेंटम है वो कितना होगा। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एनर्जी जो है इस क्वांटम पार्टिकल की क्या होगी। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि एनर्जी जो है इसके साथ जो एसोसिएटेड है वो है नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी, यानी क्वांटम पार्टिकल जो मूव करने लग रहा है इसकी वेलोसिटी मच लेस देन c है। दैट मीन्स द क्वांटम पार्टिकल इज नॉन रिलेटिविस्टिक। हम ऐसा अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं। सेकेंड अजम्पशन यहाँ पर यह है कि जो पोटेंशियल है दिस इज ए फंक्शन ऑफ x एज वेल एज टाइम। तभी तो हमारे पास निकलेगा ना टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो यहाँ पर हमने टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट x पर भी डिपेंड करने लग रहा है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी एनर्जी क्या होगी। इफ द पार्टिकल इज नॉन रिलेटिविस्टिक देन द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हियर इज p²/2m एंड प्लस में पोटेंशियल विच इज a function of x and t। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो काम करना है आपने, नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि आपने दोनों तरफ इस इक्वेशन के साई को ऑपरेट करना है। ठीक है, जैसे साई को ऑपरेट करने का मतलब ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने साई पर d/dx इस ऑपरेटर को ऑपरेट करना है, तो कैसे ऑपरेट करेंगे, इसका क्या आ जाएगा वैल्यू d/dx एंड साई। तो मैं इस तरीके से कह रहा हूं कि आपने साई जो है इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या करना है, ऑपरेट करना है। तो आप ऐसे कह सकते हैं ऑपरेट साई ऑन बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा यहां से, ई साई इज इक्वल टू p²ψ/2m प्लस में v ऑफ xt साई, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो साई है यानी कि वेव फंक्शन है, किस पर डिपेंड करता है, वैसे तो ये x, y, z और t यानी कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर ये टाइम डिपेंडेंट जो है ये वेव फंक्शन होता है, टाइम पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्योंकि वन डायमेंशन के अलोंग जो है कि क्वांटम पार्टिकल मूव कर रहा है, सो हम यहाँ पर y और z को हटा देते हैं। सो x और t का फंक्शन है, वैसे ही जैसे पोटेंशियल यहाँ पर x और t का फंक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो काम है मेरा वो ये है कि आप यहाँ से ई साई और p² इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए जो ओमेगा है और प्रोपेगेशन कांस्टेंट k है, इसको आपने एनर्जी और मोमेंटम की टर्म में आपने डिफाइन करना होगा सबसे पहले क्वांटम पार्टिकल के केस में। तो हम जानते हैं, देखिए E इज इक्वल टू h ओमेगा is the relation between the energy and the angular frequency of the quantum particle। कैसे, देखिए यहाँ पर इसका आप ऐसे लिख सकते हैं h/2π and omega is 2π nu। सो कितना आ जाएगा h nu, और h nu एनर्जी होती है द क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी जो होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यही है। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, E इज इक्वल टू h ओमेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर p की वैल्यू यानी कि मोमेंटम जो है क्वांटम पार्टिकल का, इट्स वैल्यू इज h ठीक है, देख लेते हैं एक बार ये कैसे आया। h को आप लिख सकते हैं h/2π, ठीक है, k को आप लिख सकते हैं 2π/λ, सो दिस वैल्यू इज h/λ। ठीक है, और यू से दैट लैम्डा इज इक्वल टू h/p which is the de Broglie wavelength which is associated with the quantum particle। ठीक है, तो जैसे आगे मूव करने लग रहा है क्वांटम पार्टिकल है, सो आप इसको जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी ब्रोगली वेव इसके साथ एसोसिएटेड है। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, p इज इक्वल टू h/λ, और इसी से मैंने डिराइव किया है द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट k which is p is equal to h/k। नाउ यू हैव टू पुट बोथ वैल्यूज हियर, यहां पर आपने वैल्यूज पुट करनी है ओमेगा और के की इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, सो यहां पर अगर ओमेगा देखें तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा इज E/h। यहां से के की वैल्यू देखें तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी P/h। ठीक है, सो ये हमने काम किया रफली। ठीक है, सो ये रफली काम किया है हमने, द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट k इज दिस। From here, I will find out the value of omega and k in terms of E and P respectively, and you have to plug out these values here in this equation। ठीक है, so क्या आ जाएगा अपने पास, देखिए अगर आप यहाँ पर ये पुट करते हैं then I'm getting wave function psi is equal to a e to the power iota and omega की वैल्यू है E/h। so E/h t माइनस में k की जो वैल्यू है वो कितनी है, P/h है and x। ठीक है, आप इसका ऐसे ले सकते हैं a e to the power iota by h and et minus px। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ध्यान देंगे ये जो वेव है ये अलोंग प्लस एक्स एक्सिस नहीं मूव करने लग रही है, ये माइनस एक्स एक्सिस कर रही है, क्योंकि मैंने जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पर ये है -x यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी से दैट दिस वेव इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर आप माइनस नहीं लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नहीं लगा रखा है, तो इट मीन्स कि वेव जो है वो माइनस एक्सिस की तरफ ट्रैवल करने लग रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आएगी आपके पास में, हो सकता है प्लस माइनस का उसके अंदर डिफरेंस देखने को मिले, पर यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन देने लग रहे हैं देन द वेव इज रिप्रेजेंटेड एज माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस।
प्लस भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, अगर वेव आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सो आपके पास एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अलग से आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अभी मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ सपोज करके चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस वेव इज रिप्रेजेंटेड टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ई साई मुझे फाइंड आउट करना है। सो ई साई का मतलब ये हो गया, ई के साथ में टाइम पीरियड टी हमारे पास से मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब मुझे साई को यहाँ से टाइम टी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का तो कुछ चेंज होना नहीं है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होगा तो वो सेम आएगा। सो आपके पास वापस से ये साई बन जाना है, जहाँ से ई साई आप फाइंड आउट कर सकेंगे। सो जस्ट आपने क्या करना है, ई साई फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, या ऐसे कह सकते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, डेल साई बाय डेल टी, दिस इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी माइनस में पी एक्स एंड माइनस आयोटा ई बाय एच कट, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। From here you can write down it as minus iota by h cut e psi, ठीक है। ये तो कंप्लीट साई है हमारे पास में, सो माइनस आयोटा बाय एच कट ई साई आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ई साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई साई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एच कट डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा डेल साई बाय डेल टी, और यू से दैट ये माइनस आयोटा ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी, किसकी वैल्यू आई, ई साई की। नेक्स्ट मुझे बात करनी है पी स्क्वायर साई, यानी कि देखिए पी के साथ क्या मल्टीप्लाई है, एक्स, इसका मतलब पार्शियली मुझे साई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये 2 टाइम्स, ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, पी स्क्वायर आ जाए, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल तो सेम रहेगा, जो क्या बन जाएगा, साई बन जाएगा, ठीक है। पी स्क्वायर साई आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो देखिए यहाँ से डिफरेंशिएट पार्शियली with respect to x on both sides, ठीक है। एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करें तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा माइनस और माइनस आयोटा और माइनस 1 बाय एच कट, ठीक है, माइनस पी बाय एच कट एंड ए ई टू द पावर माइनस आयोटा ई बाय एच कट टी माइनस पी बाय एच कट एक्स, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं आयोटा पी बाय एच कट एंड साई, ठीक है। अगेन एक बार और हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से देखें तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में आयोटा पी बाय एच कट, ठीक है। ये तो आपके पास में कांस्टेंट है साई विच इज दिस, तो यहाँ से अगेन फिर दोबारा से यहाँ से कितना आ जाएगा, आयोटा पी बाय एच कट आ जाएगा एंड साई सेम, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर आई कैन राइट डाउन इट एज आयोटा स्क्वायर विच इज -1, सो माइनस पी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर साई, और यहाँ से मुझे पी स्क्वायर साई फाइंड आउट करना है। सो पी स्क्वायर साई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो आपने क्या करना है, ई साई की वैल्यू और पी स्क्वायर साई की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। सो आप यहाँ पर अगर पुट करें, देन आई एम गेटिंग आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m एंड पी स्क्वायर साई की वैल्यू डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर एंड प्लस में वी ऑफ एक्स टी साई, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, ठीक है। यहां पर साई जो है ये फंक्शन है एक्स और टी, ठीक है। सो यहां से मेरे पास ये फाइंड आउट हो गया, दिस इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती तो फिर यहाँ पर आप जो है देखेंगे, यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ एक प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, नथिंग विल चेंज इन दिस इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
और ध्यान रखिएगा ये जो इक्वेशन है ये आई है आपके पास में वन डायमेंशन, ठीक है। अगर पार्टिकल वन डायमेंशन मूव कर रहा है, अगर मान लीजिए थ्री डायमेंशन यानी कि स्पेस के अंदर ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आपके पास देखिए क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ से आपके पास चेंज हो जाएगा इन थ्री डायमेंशन क्या होगा, आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m एंड डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर एंड साई एंड प्लस में v ऑफ एक्स टी साई, ठीक है। और एक चीज़ और, पोटेंशियल फिर किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड और टी का एंड साई, वेयर साई इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, ठीक है। ये जो टर्म आप देख रहे हैं, ये वाली टर्म, दिस इज कॉल्ड लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक है, लैप्लेशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको डेल स्क्वायर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। देखिए टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको डेराइव करने से पहले हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो पोटेंशियल जो x और t पर डिपेंड कर रहा है, अब वो सिर्फ और सिर्फ v ऑफ x इसी का फंक्शन है, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट x जो है इसका ही फंक्शन है, x का ही फंक्शन है, टाइम t का फंक्शन नहीं है, ये अजम्पशन हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। और वेव फंक्शन तो ऑब्वियसली x और t दोनों का ही फंक्शन होगा यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को अगर मुझे रिड्यूस करना है टाइम इंडिपेंडेंट में, देन यूजिंग द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने इस वेव फंक्शन को दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया है। वन डिपेंड्स ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द डिपेंड ऑन द टाइम कोऑर्डिनेट, बिकॉज इन दिस केस द पोटेंशियल इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द टाइम टी, इट इज ओनली ए फंक्शन ऑफ एक्स। और मैं चाहता हूँ कि टाइम इंडिपेंडेंट में जो है ये टाइम पर निर्भर ना करे, इसलिए मैंने इनको दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया, ठीक है, सेपरेशन कर दिया ऑफ दिस वेरिएबल्स एक्स एंड टी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस केस में आप इसको इस तरीके से रिप्लेस करेंगे, देन आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन से आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी, ठीक है। और ये साई की वैल्यू कितनी है, फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी है, ठीक है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा साई अगेन फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी एंड प्लस में v ऑफ एक्स टी कितना है, अब v ऑफ x है, और साई जो है उसकी वैल्यू कितनी है, अब फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी। सो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसको एक स्टेप और आगे सोल्व करना है, आयोटा एच कट, ठीक है। सो यहाँ पर आपने इस टर्म को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो इसके लिए फाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, सो डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल टी हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए टू टाइम्स आपने डिफ्रेंशिएट करना है इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, ठीक है। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी कांस्टेंट हो जाएगा, सो एफ ऑफ टी बाहर आ जाएगा, सो माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m एफ ऑफ टी डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर एंड प्लस में v ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ टी, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा divide both sides of above equation by phi of x and f of t, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा आयोटा एच कट फाई ऑफ एक्स, सो फाई ऑफ एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग एफ ऑफ टी एंड डेल एफ बाय डेल टी, दिस इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m एफ ऑफ टी कैंसिल हो जाएगा, सो आ जाएगा 1/5 ऑफ एक्स एंड डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में v ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है इसको सपोज करके चल रहा हूँ, इसको कैपिटल P मान लेते हैं, जहाँ पे कैपिटल P की डायमेंशंस क्या है मुझे नहीं पता है, ये मुझे फाइंड आउट करना होगा यहाँ से, ठीक है। सो आई एम सेइंग कि आयोटा एच कट बाय एफ डेल एफ बाय डेल टी दिस इज इक्वल टू कैपिटल P, ठीक है, से, ठीक है। जैसे मुझे पता चल जाएगा कि P के डायमेंशंस इसके इक्वल हैं, वैसे ही मैं P की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा एंड देन व्हाट आई गेट इज द इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपने P के डायमेंशंस फाइंड आउट करना है तो F वाली टर्म्स आप एक तरफ करके उसको डिफरेंशिएट कीजिए और टाइम वाली टर्म आप एक तरफ कीजिए। यहाँ से आ जाएगा आयोटा एच कट डेल एफ बाय एफ इज इक्वल टू P डेल टी, ठीक है। और आपने दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। सो यहाँ से आ जाएगा आयोटा एच कट एल एन एफ दिस इज इक्वल टू पी टी। यहाँ से आपके पास आ गया एल एन एफ की वैल्यू ई टी डिवाइडेड बाय
iota h cut, or you say that minus iota et divided by h cut. So this implies that f is equal to e to the power minus iota et divided by h cut. ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। सो कैपिटल P की वैल्यू आपने ऐसे फाइंड आउट करनी है। P की क्या वैल्यू होगी? सो साई पर जाते हैं एक बार। देखिए साई आपने जो अज्यूम किया था वो क्या अज्यूम किया था आपने? फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी, और इसकी वैल्यू क्या थी? व्हेन द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इट्स वैल्यू इज ए ई टू द पावर माइनस आयोटा ई बाय एच कट टी माइनस पी बाय एच कट एक्स, ठीक है। ये वैल्यू था वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, व्हेन द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो यहाँ पर सेपरेट करते हैं। देखिए यहाँ से आ जाएगा ए ई टू द पावर पी आयोटा पी एक्स बाय एच कट और e टू द पावर माइनस आयोटा ई टी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। सो अगर देखिए इसको इससे कंपेयर करें, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्या है? ये है फाई ऑफ एक्स, और ये क्या चीज़ है? ये एफ ऑफ टी, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टाइम पर डिपेंड करने लग रहा है एफ, सो दिस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। और यहाँ पर भी देखें तो एफ ऑफ टी यहाँ पर ये टाइम पर डिपेंड करने लग रहा है। इसको मैंने जस्ट सेपरेट किया है, एक्सपोनेंशियल टर्म को t वाली टर्म एक तरफ, x वाली टर्म एक तरफ, इसलिए मैंने दोनों को अलग सपोज किया था। और यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि f ऑफ t की वैल्यू ये है, ठीक है। सो कैपिटल P की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ से आपको पता चलता है कैपिटल P की वैल्यू एनर्जी यानी कि E ही है, ठीक है। सो कैपिटल P की जगह मैं क्या रख दूंगा? यहाँ पर E वापस से रख दूंगा। सो हमारे पास इक्वेशन आएगी, वो क्या आ गई? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m del square 5 by del x square and this is equal to e minus v, ठीक है, e minus v of x and phi of x आप मल्टीप्लाई करेंगे तो phi of x आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि आप देख रहे हैं ये टाइम पर डिपेंड नहीं करने लग रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बेस्ड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है ए पार्टिकल ऑफ मास m moves in one dimensional potential v of x such that the value of the wave function is given to you, psi of x is equal to a e to the power minus alpha square x square and energy is alpha square h cut square by m. Find v of x, ठीक है। यहाँ पर आपको साई दे रखा है, ई दे रखा है और v ऑफ x आपने फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पोटेंशियल v है ये किसका फंक्शन है? x का फंक्शन, ना कि टाइम t का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपने यूज करना होगा टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। वो क्या होती है? इट इज माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर फाई था यहाँ पर, आपके इक्वेशन के अंदर आपको खुद ही दे रखा है साई है ये, तो हम इसको साई से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। नहीं कह रखा होता अगर साई तो हम फाई ले लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू e माइनस वी ऑफ एक्स साई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो RHS है राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा? e की वैल्यू आपको गिवन है अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय m माइनस वी ऑफ एक्स, और साई की वैल्यू क्या है? a e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बात रही लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की। सबसे पहले हम एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली साई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो डेल साई बाय डेल एक्स कितना आ जाएगा? देखिए ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड देन माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा ना। माइनस अल्फा स्क्वायर तो ये जो कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब एक बार और हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ए ई टू द पावर, देखिए क्या क्या कांस्टेंट है इस केस में? माइनस 2a अल्फा स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट है। अब एक फंक्शन तो ये है और एक फंक्शन हमारे पास ये है सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन क्या है? x, और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया और a से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस में x कांस्टेंट, ठीक है, सेकंड फंक्शन कांस्टेंट और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा?
ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड विद द माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। सो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें, सो देखिए ये मल्टीप्लाई है किसके साथ, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m। सो कंप्लीट की अगर हम वैल्यू देखें, कंप्लीट की अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पर जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना होगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m। सो माइनस माइनस गॉट प्लस, सो आई एम गेटिंग एच कट स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2m, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, क्या टर्म्स कैंसिल होने लग रही हैं, देखिए a जो है ये दोनों तरफ यहाँ पर ये तो कॉमन है, सो ये कैंसिल हो जाएगा। e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, सो यहाँ पर से दोनों टर्म्स में से जो आप कॉमन लेंगे, सो दैट e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज कैंसल्ड विद दिस वन, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, सो एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय एम, एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय एम, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एंड एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम माइनस में वी ऑफ एक्स, ये वैल्यू आ रही है अपने पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें, देन आई एम गेटिंग एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय एम माइनस 2 एच कट स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय एम माइनस में वी ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, सो वी ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है ये, ठीक है। सो यू सी फ्रॉम हेयर वी ऑफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर आपके पास वेव फंक्शन इस टाइप से है, एनर्जी ये है, सो पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स किस तरीके से एक्स पर निर्भर करेगा, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स स्क्वायर के, क्योंकि बाकी टर्म्स यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 डायमेंशनल बॉक्स जो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।